नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण गुप्ता है। हमारे चैनल हाउ टू सॉल्व फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज प्रथम अध्याय में हम 1.5 आर्टिकल वैद्युत आवेश के मूल गुण डिस्कस करने जाएंगे। इससे पहले के लेक्चर में 1.1 से 1.4 तक आवेश के बारे में जानकारी ली थी। तो आज का टॉपिक होने वाला है वैद्युत आवेश के मूल गुण, जिन्हें अंग्रेजी में बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। इसी के साथ साथ हम आवेश घनत्व यानी कि चार्ज डेंसिटी को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि बाकी आगे आने वाले चैप्टर्स में इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा, ये हमारे काम में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वैद्युत आवेश के मूल गुण। वेरी फर्स्ट, प्रथम, आवेश की योज्यता। अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव। इसका तात्पर्य है कि किसी भी सिस्टम, किसी भी निकाय या तंत्र का यदि हमें कुल आवेश प्राप्त करना है तो उसमें स्थित जितने भी आवेश है उनका हम बीजगणितीय योग कर सकते हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास 6 धनात्मक आवेश और 6 ऋणात्मक आवेश हैं। 6 धनात्मक और 6 ऋणात्मक। हमें जानना है इस सिस्टम, इस निकाय पर कुल आवेश कितना है। तो हम करेंगे क्या, सिंपली इनका बीजगणितीय योग करेंगे। 6 प्लस और 6 माइनस का योग किया, कितना आया? 0। चूंकि इस निकाय पर 0 आवेश हुआ है तो ये वस्तु क्या कहलाएगी? विद्युत उदासीन वस्तु कहलाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एक दूसरी वस्तु हमारे पास है जिसपे कि 8 धनात्मक आवेश और 6 ऋणात्मक आवेश है। 8 धनात्मक और 6 ऋणात्मक आवेश है। हमें जानना है कुल आवेश, तो हमें क्या करना होगा? कुल बीजगणितीय योग करना होगा। 8 और -6 का योग कितना आएगा? +2। तो टोटल कितना हुआ इस पे? +2। तो ये वस्तु क्या कहलाएगी? धनात्मक आवेशित वस्तु कहलाएगी। एक और ले लेते हैं। हमारे पास 6 धनात्मक आवेश और 9 ऋणात्मक आवेश है। 6 धनात्मक और 9 ऋणात्मक। हमें जानना है टोटल कितना है इस वस्तु या निकाय पर। तो इसका बीजगणितीय योग करें। 6 धनात्मक और 9 ऋणात्मक का तो -3 आ गया, ऋणात्मक 3। तो वस्तु पर कुल -3 है, तो वस्तु क्या कहलाएगी? ऋणात्मक आवेशित वस्तु कहलाएगी। क्लियर है? दूसरे गुण की बात करते हैं, वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण। अंग्रेजी में कहते हैं इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये दिया था वैज्ञानिक R.A. मिलिकन ने अपने एक फेमस एक्सपेरिमेंट तेल बूंद के प्रयोग। ये तेल बूंद का प्रयोग क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे इसे भी। सबसे पहले क्वांटीकरण का मतलब जान लें। एक ऐसी भौतिक राशि जिसका कि एक्सचेंज, विनिमय सतत नहीं हो, कंटिन्यूस नहीं हो, पानी की तरह से नहीं हो, टुकड़ों में हो, चीनी के दानों की तरह से, उसको कहते हैं सतत हो। तो भौतिक राशि कहलाती है क्वांटीकृत। सबसे पहले तो राइट, पैकेट्स में हो। प्रकृति में जो मौजूद आवेश होता है उसकी न्यूनतम मात्रा इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश को आवेश का क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं। इसका मतलब हो गया किसी भी निकाय, सिस्टम, तंत्र पर कितना भी आवेश हो, उस पर आवेश जो एक्सचेंज होगा, आदान प्रदान होगा, वो इस इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण संख्या गुणज के द्वारा होगा। तो हम इस बात को ऐसे नोटित करते हैं, Q = Ne। राइट, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो हम इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में ही बातचीत करेंगे। n का मतलब पूर्ण गुणज है, 1 2 3 से है। फाइन। अब थोड़ा सा आइडिया लेते हैं मिलिकन का तेल बूंद प्रयोग क्या था। इस प्रयोग में एक ऐसा बंद कक्ष था, चैम्बर कहते हैं जिसको अंग्रेजी के अंदर, राइट। इसमें 2 धातु की प्लेट होती है, राइट। इसमें इलेक्ट्रिसिटी, करंट फ्लो करवा के ऊपर वाले को पॉजिटिव और नीचे वाले को ऋणात्मक आवेश दे दिया जाता है। फाइन। फिर एक एटोमाइजर, आपने देखा होगा खेतों में जो छिड़काव करते हैं तो उसमें जो द्रव होता है बूंदों के रूप में निकलता है, तो तेल की बूंदें इस क्षेत्र पर डाली जाती है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आती है। फाइन। ओके। अब इसके बीच में एक आयोनाइजिंग मशीन होती है,
जो आयनित करती है इन बूंदों को, आयनित करती है, तो इस बूंदों में से इलेक्ट्रॉन इसमें इसमें इलेक्ट्रॉन देने का काम करती है, तो इन पर ऋणावेश आ जाता है, बूंदों पर ऋणावेश आ जाता है। यह एक लाइट का स्रोत होता है, प्रकाश का स्रोत, जो बूंदों पर डाला जाता है तो चमकीले धब्बों के रूप में दिखाई देती हैं। फिर गणित का उपयोग करके नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात विद्युत क्षेत्र की सहायता से इन बूंदों पर आवेश की कैलकुलेशन की जाती है। तो वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज में पाया गया था मिलिकन के द्वारा, राइट। तो एक थोड़ा सा जनरल आइडिया लिया हमने मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग का। क्वांटीकरण के सिद्धांत पर थोड़ी अतिरिक्त जानकारी लें। अब रिसर्च से पता लगा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनको न्यूक्लियॉन कहते हैं, वो भी छोटे कण उनका नाम है क्वार्क नामक कणों से मिलकर बने होते हैं। क्वार्क भी कई प्रकार के होते हैं, उन पर आवेश ऐसा होता है इलेक्ट्रॉन का भी और छोटा रूप +-e/3 +-2e/3, राइट। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क, यू का मतलब अप क्वार्क के रूप है ये, डी का मतलब डाउन क्वार्क। अप क्वार्क पर आवेश होता है +2/3 और डाउन क्वार्क पर होता है -1/3। इनसे मिलकर बना होता है। देखो इनका बीजगणितीय योज्यता का सिद्धांत लगाओ, जोड़े +2 +2 +4 -1 कितना हो गया +3 और बटा 3, तो कितना हो जाएगा 1e के बराबर आ जाएगा, जो प्रोटॉन पर आवेश होता है ना। ओके, लेकिन ये जो क्वार्क नंबर पार्टिकल हैं संक्रमण अवस्था में ही पाए जाते हैं। जब पार्टिकल एक से दूसरे रूप में चेंज होता है उसी समय मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं होते हैं, इसलिए हमारे जो क्वांटीकरण का सिद्धांत है अभी भी जिंदा है, Q बराबर NE। क्लियर है। तीसरा गुण आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम कहता है किसी भी प्रक्रिया के दौरान विलगित निकाय अलग थलग, यानी हम किसी ऐसी चीज से ना जोड़ें जिससे कि उस पर आवेश आ जाए या चला जाए, तो उस निकाय का कुल आवेश क्या रहता है, नियत रहता है। फाइन। एक निकाय में आवेश को, निकाय में मान लो एक से ज्यादा पिंड है, तो एक पिंड से दूसरे पिंड को आवेश स्थानांतरित हो सकता है, लेकिन निकाय में स्थित समस्त पिंडों का कुल आवेश नियत रहेगा, न तो उस पर नया आवेश उत्पन्न होगा, निकाय पर नहीं नष्ट किया जा सकता है, राइट। एक एग्जांपल लेते हैं, प्रोटॉन एंटीप्रोटॉन एनिलेशन मतलब विलोपन, इनको खत्म करना। प्रोटॉन एंटीप्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन पर +e धनात्मक e आवेश, इस पर -e, ठीक है, -e और इस पर +e। तो आप देखो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, p और -e आपस में मिलते हैं, +e के बाद और -e दोनों जुड़ेंगे तो 0 हो गया ना, तो ऊर्जा उत्पन्न होती है, गामा पार्टिकल्स उत्पन्न होते हैं, गामा पार्टिकल पर कोई आवेश नहीं होता। देखो अभिक्रिया से पूर्व कुल आवेश कितना था 0, कैसे +e -e 0, और बाद में इन गामा पे वैसे नहीं होता है, तो कुल आवेश संरक्षण है। चाहे एक एग्जाम्पल दिया रिएक्शन का, फाइन। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन पे -e, इस पर +e -e अभिक्रिया से पूर्व कितना था 0, बाद में गामा पार्टिकल उत्पन्न होते हैं अत्यधिक ऊर्जा के साथ में, फाइन, तो भी कितना रहता है 0। फिलहाल हमें देखना है आवेश संरक्षित रहता है विलगित निकाय पर, फाइन। ये एक एग्जाम्पल है, किसी भी रिएक्शन में एप्लीकेबल होता है, केमिकल हो, न्यूक्लियर हो, रासायनिक अभिक्रिया हो, नाभिकीय अभिक्रिया, इसका कोई अपवाद नहीं पाया गया है। अब इसके बारे में और जानकारी लेते हैं, जैसे इसकी इकाई। ऐसा इकाई की बात करें, आप जानते हैं Q बराबर IT होता है, I की इकाई क्या होती है एम्पियर, समय की क्या होती है भाई सेकंड, एम्पियर इनटू सेकंड, एम्पियर गुणा सेकंड कूलम कहलाता है। इसकी CGS इकाई, देखो इसको अंग्रेजी में निरूपित कर रहे हैं क्योंकि लिखना थोड़ा आसान होता है, समझना आसान होता है, हिंदी बता देंगे। ESU ऑफ चार्ज, अंग्रेजी में पूरा नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, हिंदी करें तो इस
आवेश का स्थिर वैद्युत मात्रक। सीजीएस इकाई का नाम क्या है? आवेश का स्थिर वैद्युत मात्रक। इसी को स्टैटिक कूलाम भी कहते हैं। स्थैतिक यानी रुका हुआ कूलाम, शॉर्ट में कहते हैं स्टेट कूलाम। या जैसे कूलाम इकाई होती है ना एसआई, वैसे सीजीएस इकाई दूसरे वैज्ञानिक, बड़े वैज्ञानिक, अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम पर है। ठीक है, इसको एफआर से रोपित करते हैं। तो सीजीएस इकाई क्या हो गई? एक तो फ्रैंकलिन, एक और होती है ईएमयू ऑफ चार्ज। इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। हिंदी में करेंगे तो विद्युत चुंबकीय मात्रक। किसका? आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक। ठीक है, इसका दूसरा नाम है एब्सोल्यूट कूलाम, निरपेक्ष कूलाम। क्या कहते हैं? निरपेक्ष कूलाम, या शॉर्ट में एब कूलाम भी कहते हैं इसको। राइट, इकाइयों को अंग्रेजी में याद रखें, आगे हमारे काम में आएंगी। इनमें रिलेशन की बात करें, एक कूलम बराबर होता है 3 गुणा 10⁹ ईएसयू ऑफ चार्ज, या 1/10 ईएमयू ऑफ चार्ज। ईएमयू ऑफ चार्ज में ईएसयू ऑफ चार्ज का भाग लगा दे, 10 इधर गुणा हो जाएगा तो 3 × 10⁻10 आ जाएगा। याद करो सीजीएस में क्या प्रकाश का वेग होता है? तो ये अनुपात किसके बराबर होता है? प्रकाश के वेग के बराबर होता है। इसकी प्रयोग में ली जाने वाली इकाइयाँ एम्पियर इंटू आवर। आपकी मोबाइल की बैटरियों पे लिखा रहता है ऐसे, मिली एम्पियर आवर, है ना। 5000 6000 की बैटरी ऐसे लिखते हैं ना, तो उसमें इकाई देखिएगा मिली एम्पियर आवर ऐसे लिखा होता है। तो उसमें चार्ज बताता है वो कितना है स्टोर हो सकता है, एम्पियर इंटू आवर। राइट, आवर में 3600 सेकंड होते हैं, है ना। तो 3600 और एम्पियर इंटू सेकेंड, वो क्या हो गया? कूलाम, 3600 कूलाम। तो प्रयोग में जो इकाई काम में ली जाती है, प्रयोग में कैसे? जैसे मैंने बताया आपकी मोबाइल की बैटरी जो प्रयोग में आती है, एम्पियर इंटू आवर, ये आवेश की इकाई है। दूसरा, रसायन विज्ञान में आप पढ़ेंगे फैराडे। एक फैराडे 96,500 कूलम के बराबर होता है। तो ये दूसरी प्रायोगिक इकाई है। आपसे कोई पूछे सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वो होती है फ्रैंकलिन। क्यों? आप सोचो, एक कूलम में कितना होता है? 3 × 10⁹ ईएसयू ऑफ चार्ज, फ्रैंकलिन। तो एक फ्रैंकलिन हो गया, इसका भाग लगाना पड़ेगा मेरे को, लगभग 10⁻−10 हो जाएगा कूलम, है ना। तो एक फ्रैंकलिन में लगभग 10⁻−10 कूलम होता है, तो छोटी हो गई ना। तो फ्रैंकलिन सबसे छोटी इकाई है। और सबसे बड़ी देखिए, एक फैराडे में इतने सारे कूलम होते हैं, तो बड़ी इकाई कौन सी है? फैराडे। क्लियर? आवेश एक अदिश भौतिक राशि होती है। कैसे सिद्ध करेंगे इस बात को? Q बराबर IT होता है। भाई धारा क्या होती है? अदिश होती है। समय क्या होता है? अदिश। तो अदिश का गुणनफल क्या देगा हमको? अदिश। तो हम क्या कहेंगे? आवेश कैसी राशि होती है? अदिश। ठीक है। विद्युत आवेश एक मूल भौतिक राशि नहीं मानी गई है, जबकि विद्युत धारा को एक मूल भौतिक राशि माना गया है। तो हमारा आवेश जो है मूल भौतिक राशि नहीं है। ठीक है। इसकी विमा निकालना चाहे Q बराबर IT, तो I धारा की, A फॉर एम्पियर, T फॉर टाइम, AT कहलाएगी। आवेश हमेशा द्रव्यमान से जुड़ा होता है। इसका मतलब होता है किसी कण में यदि द्रव्यमान होगा तभी आवेश का अस्तित्व होगा। जैसे एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, द्रव्यमान होता है ना, होता है, और आवेश भी होता है। लेकिन द्रव्यमान के बिना आवेश मौजूद हो, द्रव्यमान बिना आवेश के भी मौजूद हो सकता है। जैसे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे आवेश होता है क्या? नहीं, लेकिन द्रव्यमान तो होता है ना। बात समझ में आया? यानी आवेश का अस्तित्व तभी होगा जब द्रव्यमान होगा, लेकिन द्रव्यमान का अस्तित्व बिना आवेश के भी हो सकता है। समझ में आई बात? नेक्स्ट बात, आवेशण में किसी वस्तु का द्रव्यमान बदल जाता है। जब भी किसी वस्तु निकाय को आवेशित करते हैं, बाहर से आवेश देते हैं कुछ, तो उसका मास द्रव्यमान चेंज हो जाता है। कैसे? एग्जाम्पल है, मान लीजिए एक विद्युत उदासीन वस्तु है और इसका द्रव्यमान है m। ठीक, कोई आवेश नहीं है पहले। राइट, अब इसको धनात्मक आवेशित करें,
धनात्मक आवेशित किया तो आपने कैसे करोगे? इलेक्ट्रॉन के विनिमय के कारण ही होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन लेंगे या देंगे। धनात्मक आवेशित कर रहे हैं तो आपने इससे इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो कुछ द्रव्यमान ले लिया ना, तो क्या द्रव्यमान चेंज हो गया? यस, द्रव्यमान कम हो गया। क्लियर? यदि इसी वस्तु को आपने ऋणावेशित किया होता तो आपको इलेक्ट्रॉन देने पड़ते। इलेक्ट्रॉन आप दे रहे हैं तो क्या द्रव्यमान ऐड कर रहे हैं उसमें? यस। तो जब भी किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान बदल जाएगा। सहमत है? फाइन। ओके। विद्युत आवेश अचर होता है। अचर का मतलब चाहे तो गतिशील हो, चाहे स्टेशनरी मतलब रुका हुआ हो, आवेश का परिमाण उतना ही रहेगा। गति करने से, मूव करने से आवेश की मात्रा चेंज नहीं होती है। लेकिन द्रव्यमान जो होता है हमारा, वो चर राशि होता है। अगर प्रकाश के समतुल्य वेग से गतिशील होता है तो उसका द्रव्यमान चेंज हो जाता है। इस सूत्र से दिया जाता है। ये स्थिर अवस्था में द्रव्यमान कहलाता है, ये गतिक द्रव्यमान कहलाता है। बात समझ में आया? तो आवेश तो गति के कारण चेंज नहीं होता, लेकिन द्रव्यमान चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। बात समझ में आई? क्लियर? क्षेत्र की उत्पत्ति। क्षेत्र मतलब विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये आवेश की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर आवेश आपका स्थिर अवस्था में, तो स्थिर अवस्था में जो आवेश होता है क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र। लेकिन आवेश अगर नियत वेग से गतिशील हो तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न करता है। फाइन। और यही आवेश अगर त्वरित है, परिवर्ती वेग से गतिशील है, तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, साथ ही साथ EMW। 12th में टॉपिक आएगा आपका, फर्स्ट बुक का लास्ट टॉपिक आएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगें। विद्युत चुंबकीय तरंगें अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो शॉर्ट में क्या कहते हैं? EMW भी उत्पन्न होती है। फाइन। अब इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं विद्युत आवेश के मूल गुणों पर, उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। एक कूलम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की आवश्यक संख्या ज्ञात करो। क्यू क्या होता है? N। तो N को क्या लिख सकते हैं? Q बटा E। एक कूलम एक रख दिया। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना? 1.6 इंटू 10 की घात -19। राइट। ओके। 10 की घात 19 को ऊपर भेजें तो दो टुकड़ों में बांट सकते हैं ना, 10 इंटू 10 की घात 18। राइट। तो ये दशमलव हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। राइट। 4 से काट दें, 25 बटा 4 है ना। फिर 4 का भाग लगा दो, 4 6 24, एक बच गया, दशमलव लगाया, 4 दूनी 8, 4 पंजे, फिर 2 बच जाएगा ना, 4 पंजे 20। तो एक कूलम आवेश बनाने के लिए इतने सारे इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। 1 सेकंड के लिए प्रवाहित होने वाली 4 एम्पियर विद्युत धारा में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। आई क्या होता है? आवेश बटा समय, है ना। क्यू क्या होता है? NE। राइट। तो N क्या होगा? IT बटा E। अब सारे मान आपके पास है, आप पॉज करके वीडियो को एक बार खुद करके देखो, फिर चेक करना। आई कितना? 4 एम्पियर। समय कितना? 1 सेकेंड। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 10 की घात -19। राइट। 4 से काट दें 1.6 को, 0.4 हो जाएगा। डेसिमल हटा दें, 10⁻⁻19 ऊपर पहुंच जाएगा। 4 का भाग लगा दो, 2.5 10 की घात, तो इतने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश 9.6 इंटू 10 की घात 7 कूलम पर केजी है। तो अल्फा कण के लिए विशिष्ट आवेश का मान क्या होगा? अल्फा कण हीलियम का न्यूक्लियस कहलाता है। उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। राइट। विशिष्ट आवेश की इकाई देखिए, कूलम पर केजी, यानी आवेश बटा द्रव्यमान का जो अनुपात होता है उसको विशिष्ट आवेश कहते हैं। हमने अल्फा के लिए क्या पता है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो आवेश तो केवल प्रोटॉन पर होता है, 2 प्रोटॉन पर 2 + E के बराबर, है ना। धनात्मक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है।
और न्यूट्रॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो 4m लिख दिया हमने। 2 से इसको काट दिया तो E/2m हो गया। ओके, अब E/m ये प्रोटॉन के लिए विशिष्ट आवेश हो गया, है ना। प्रोटॉन पे E के बराबर आवेश और m के बराबर द्रव्यमान, ये मान दे रखा है हमको 9.6 × 10⁻7, 2 से काट दो, 4.8 × 10⁻7 कूलाम पर kg, इतना अल्फा कण पर विशिष्ट आवेश होगा। सहमत है? नेक्स्ट प्रश्न, ए को बी के साथ रगड़ा जाता है, घर्षित करते हैं, तो ए को 3.2 × 10⁻7 कूलाम का ऋणात्मक आवेश प्राप्त होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आए होंगे ए पर, है ना। तो गणना करें, बी से ए को कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, कितने स्थानांतरित हुए हैं। क्यू बराबर है नहीं, एन क्या कह सकते हैं, Q/E। क्यू दे रखा है आपको, इलेक्ट्रॉन का आवेश रख दिया, आराम से कट जाएगा, और 19 ऊपर जाएगा तो प्लस हो गया ना, 19 - 7 कितना हो गया, 12। तो इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं। बी से ए को स्थानांतरित द्रव्यमान की गणना करो। हमने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो द्रव्यमान भी तो ला रहे हैं साथ में, n × 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, n हमारे पास आ गया। 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 × 10⁻31, गुणा कर लो, करके देखो इतना आएगा। 31 में से 12 घटाओ, फिर बड़े वाले का चिन्ह लगा दो, तो इतना द्रव्यमान है वो स्थानांतरित हुआ है बी से ए को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी पर क्रमशः माइनस का 6.6 माइक्रोकूलम तथा माइनस का 5 माइक्रोकूलम आवेश अलग अलग है। ए से बी को कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करें, ए पर ज़्यादा है ना माइनस का, तो ए से बी को जाना चाहिए कुछ आवेश, ताकि दोनों पर आवेश समान हो जाए। ओके, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आवेश का अंतर क्या है, आवेश का अंतर -6.6 में से -5 घटा दिया, ठीक है, ये प्लस हो गया, तो ऋणात्मक 1.6 माइक्रोकूलम आ गया। यदि इसका आधा आवेश 2 का भाग लगा दो, यानी कि माइनस का 0.8 माइक्रोकूलम, है ना। तो दोनों बराबर करना है, तो जो भी अंतर है उसका आधा दे दें अपन, है ना, आधा खुद के पास रह जाएगा तो बराबर हो जाएगा। यदि ए से बी को, है ना, आवेश दे दें हम कितना, ये ए पर कितना था, माइनस का 6.6, उसमें ए ने दे रहा है तो ए पर इतना कम हो रहा है, तो इतना रह गया। किसको गया है, ये बी को, तो बी में जुड़ जाएगा, ये जुड़ेगा, तो दोनों बराबर हो गए ना। क्लियर है, तो दोनों पर बराबर हो जाएगा यदि कितना, माइनस का 0.8 माइक्रोकूलम ए से बी को चला जाएगा। क्लियर है। अभी ज्ञात करें कितने इलेक्ट्रॉन ए से बी को जा रहे हैं। क्यू बराबर है नहीं, तो एन क्या हुआ, Q/E। क्यू निकाला हमने, माइनस का 0.8 माइक्रोकूलम, मात्रा कितनी है, परिमाण देखें 0.8 × 10⁻6, ई का मान रख दिया। 0.8 को 1.6 से काटेंगे तो 1/2 आएगा ना भाई, तो 1/2 का मतलब 0.5। 19 को ऊपर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, 19 - 6 कितना हो जाएगा, 13। तो इतने इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁻12, एक दशमलव हटाया तो आंसर क्या हुआ कि 5 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन ए से बी को स्थानांतरित हो जाएंगे, तो दोनों पर आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉनों के कारण 500 सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, जो आयतन की इकाई है, मीटर क्यूब होती है, लीटर होती है आपकी, है ना, जल पर आवेश की गणना करें। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे 500 सीसी का मतलब क्या बताया, सेंटीमीटर क्यूब सीसी, है ना, या क्यूबिक सेंटीमीटर भी कहते हैं, इसलिए शॉर्ट में इकाई सीसी कहते हैं। पहले इस जल का द्रव्यमान निकालेंगे अपन। द्रव्यमान क्या होता है, आयतन इंटू घनत्व। आयतन कितना है, 500 सीसी, सेंटीमीटर क्यूब सीजीएस में है ना, तो घनत्व भी सीजीएस में रखेंगे, 1 ग्राम पर सीसी।
सीसी से सीसी कट गया, कितना गया 500 ग्राम द्रव्यमान आ गया। अब इस द्रव्यमान में जल के कितने अणु हैं ये ज्ञात करेंगे। हमें जल के एक अणु का द्रव्यमान पता है, ठीक है। कैसे पता है? 18 ग्राम कितने अणुओं का होता है? अवगुण संख्या के बराबर अणु 6.023 10⁻23 है कि नहीं? ओके, तो भाई 1 ग्राम में कितने होंगे अणु? 6 × 10⁻23/18। तो 500 ग्राम में कितने होंगे? 500 का गुणा कर दिया। बात समझ में आई? इसको सॉल्व करें अपन, 6 का भाग लगेगा तो 3 आएगा ना। ओके, अब हम ज्ञात करने जा रहे हैं 500 ग्राम जल के ये अणु आ गए हैं, इसमें प्रोटॉन कितने हैं, हमें प्रोटॉनों के कारण चाहिए। ओके, अब भाई जल H2O, H2 यानी 2 तो प्रोटॉन हो गए हाइड्रोजन कारण और 8 प्रोटॉन हो गए ऑक्सीजन कारण। 2 और 8 कितने हो गए भाई? 10। तो एक अणु में कितने होते हैं? 10। तो इतने अणुओं में गुणा 10 कर दिया। बात समझ में आ रही है? सॉल्व करें, 5/3 और 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 और 1 3 और जोड़ देंगे तो 10⁻26। क्लियर है ना? अब हम फाइनली आवेश की बात करेंगे कि प्रोटॉनों के कारण 500 सीसी जल में कुल आवेश कितना है। हमें पास संख्या आ गई, Q बराबर N ही लगा दें, 5/3 × 10⁻26 और ये E का मान रख दिया। 1.6 को 16 पंजे 80 होता है ना, तो 8.0 हो जाएगा और 26 में से 19 घटा आया तो 10,007 आ गया। 3 का भाग लगाओ, 2.67, इतना कूलम आवेश होगा। तो आंसर क्या आया? 500 सीसी जल पर प्रोटॉनों के कारण कुल आवेश कितना है? 2.67 × 10⁻7 कूलम। क्लियर है? चलिए अब आवेश घनत्व की बात कर लेते हैं, है ना, आगे चल के ये, क्योंकि आवेश से रिलेटेड है इसलिए यहीं पर डिस्कस कर रहे हैं, आगे चल के काम में आएगा। कहाँ? गॉस के प्रमेय और उसके अनुप्रयोगों के अंदर, है ना, वहां फिर अटकेंगे नहीं अपन। आवेश घनत्व के प्रकार कितने होते हैं? वस्तुएं 3 प्रकार की हो सकती हैं, रेखीय या क्षेत्रफल वाली या आयतन वाली। तो आवेश घनत्व भी उन पर ही होगा ना, तो 3 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। रेखीय मतलब लाइन जैसी हो तो लैम्डा से निरूपित करते हैं। ओके, अगर आवेश घनत्व नियत है, कांस्टेंट मतलब नियत है, तो हम Q/L फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर चर है, वेरिएबल का मतलब चर है, तो dQ/dL कह देंगे। दूसरा जिसका क्षेत्रफल होता है तो उसका कहते हैं क्षेत्रफल आवेश घनत्व या पृष्ठ आवेश घनत्व, या पृष्ठ आवेश घनत्व। सिग्मा बराबर, सिग्मा से निरूपित करते हैं पहले तो Q/क्षेत्रफल। और चर होता है तो यानी आवेश अलग अलग क्षेत्रफल के छोटे छोटे अंशों पर अलग अलग मात्रा, कहीं कम है कहीं ज़्यादा पृष्ठ पर, तो फिर सिग्मा dQ/dA कहेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तीसरा होता है जिसका वॉल्यूम हो वस्तु का, आयतन आवेश घनत्व। जैसे कुछ अलग वस्तु पर आवेश पूरे आयतन में होता है, अंदर भी होता है बाहर भी होता है, तो उसे रो से निरूपित करते हैं, आवेश बटा आयतन। और अगर वो वेरिएबल है, परिवर्ती है, तो dQ/dV कहेंगे। बात समझ में आ रही है? ओके, अब इस पर क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से ही ये आर्टिकल क्लियर होगा। एक क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है कि एक समान रूप से आवेशित एक गोला है जिसकी त्रिज्या r है, टोटल आवेश कितना है? Q। ठीक है, अब इसमें एक छोटा गोला जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, इसके आयतन में निहित आवेश की गणना करनी है। राइट, रो क्या था? आवेश बटा आयतन, तो हमने इसके अंदर कह दिया Q', तो घनत्व इंटू आयतन कह दिया। फाइन। अब रो क्या था भाई? आवेश बटा आयतन, टोटल आवेश बटा टोटल आयतन, और जो पूछा गया वो ये छोटा वाला आयतन 4/3 πr³ गोले का। अब यहाँ से 4/3 पाई तो कट जाएगा, इतना बचेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान रूप से आवेशित ये खोखला गोला है, इसमें 2 त्रिज्याएं हैं, ए आंतरिक त्रिज्या है, बाहर की त्रिज्या है बी। ए
ये व्हाइट वाला पोर्शन है, ये खोखला है, खाली स्थान है, ठीक है। तो आंतरिक त्रिज्या ए बाय पी। अब इसमें बोला है कि आपको स्मॉल आर त्रिज्या, अब स्मॉल आर ए और बी के बीच में है, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा वॉयलेट बैगनी कलर वाले पोर्शन में कितना आवेश निहित है, राइट। दोबारा से आवेश क्या हो गया, घनत्व इंटू आयतन, है ना। क्यों, घनत्व क्या होता है, आवेश बटा आयतन, आयतन आवेश घनत्व त्रिविमीय के लिए। ओके, अब ये रो खोखला था ना, 4/3 पाई, बड़ा वाला त्रिज्या कितना बी क्यूब माइनस ए क्यूब कर दो। अच्छा, अब जो पूछा गया है वो आर क्यूब माइनस ए क्यूब तो खोखला है ना ये, राइट। 4/3 पाई को काट दो तो क्या ये आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल लंबाई की पतली सीधी छड़ एक्स एक्स पे रख दी, इस पर रेखीय आवेश घनत्व है लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट एक्स। अब यानी एक्स के साथ साथ चेंज होगा, इस बार परिवर्तीय आवेश, है ना, चर है। यदि छड़ का एक सिरा मूल बिंदु पर रखा है, व्हाइट कलर की छड़ है, कुल आवेश कितना है इस पर। सबसे पहले परिवर्तीय है तो हम क्या कहेंगे, डी क्यू बाई डी एल, तो डी एल यहाँ एक्स एक्स पर है तो डी एक्स कह दिया, फाइन। तो डी क्यू क्या हो गया, लैम्डा डी एक्स। तो कुल आवेश के लिए हम समाकलन करेंगे, लैम्डा की वैल्यू क्या है, लैम्डा नॉट एक्स। लैम्डा नॉट एक नियत राशि है, बाहर ले लिया, 0 से इसके लंबाई तक पूरा एल तक, है ना, एल लंबाई है ना टोटल, लिमिट लगा दी। एक्स का क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, पहला अपर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो कुल आवेश कितना होगा, 1/2 लैम्डा नॉट एल स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी तरीके का, कि इस बार वाई एक्स पे रख रहे हैं एक अनंत लंबाई की छड़, है ना, उसके ये कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है -l/2 और ये +l/2, इतने पोर्शन पर आवेश की गणना करनी है। तो यहाँ डी क्यू बाई डी एल की जगह वाई एक्स पर लिखा है इसलिए डी वाई कह दिया, डी क्यू क्या हो गया, लैम्डा डी वाई। कुल के लिए क्या करोगे, समाकलन करोगे, है ना। लैम्डा की वैल्यू क्या है, लैम्डा नॉट वाई, लैम्डा नॉट को बाहर ले लो, लिमिट लगा दो जो दे रखी है -l/2 से +l/2, है ना। y का क्या होगा, वाई स्क्वायर बाई 2, ये 1/2 बाहर ले लिया हमने, y की जगह रखा पहले +l/2 फिर -l/2, तो ये तो दोनों ही l²/4 हो गए, माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है, ये तो 0 हो गया। तो टोटल आवेश योज्यता का सिद्धांत, ऊपर पे जितना प्लस होगा उतना ही निचले पोर्शन पर 0 से -l/2 तक माइनस होगा, तो टोटल कुल आवेश निकाय का क्या कहलाएगा, 0। बस में नेक्स्ट क्वेश्चन, आर त्रिज्या की एक चकती है, अब यहाँ पृष्ठ आवेश करना तो काम मिलेंगे भाई, द्विविमीय हो गए ना, क्षेत्रफल है, डिस्क की सतह पर उपस्थित कितना आवेश होगा टोटल। अब आप देखो ये वेरिएबल है, स्मॉल आर के साथ साथ चेंज हो रहा है, हम एक डी आर मोटाई की एक ग्रीन कलर की छोटी सी रिंग मान ली हमने, राइट। तो पहले तो परिवर्ती है ना ये, तो हम क्या कहेंगे, डी क्यू बाई डी ए, फिर इसमें डी ए इंपॉर्टेंस रखता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना, समाकलन करेंगे पूरे के लिए डी ए। अब देखो इसको अगर मैं कट कर दूं तो इसकी, इस वलय की लंबाई कितनी होगी, 2πr होगी, मोटाई कितनी है, डी आर। इसको इमेजिन करो, कल्पना करो, काट के सीधी कर दें तो क्या आयत बन जाएगा, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई तो जाएगी डी आर, तो क्षेत्रफल ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखना इस स्टेप को, आगे काम में आएगा। अब सिग्मा की वैल्यू रख दें जो दे रखी है, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे, 2π ρ0 और आर स्क्वायर हो गया, लिमिट पूरे पे चाहिए ना, 0 से आर, फाइन। आर स्क्वायर का समाकलन करो, क्या आएगा, r3/3, लिमिट क्या है, 0 to r, रख दो, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो आंसर क्या आएगा, 2/3 पाई ρ0, एक r कम हो जाएगा तो r स्क्वायर। क्लियर आंसर। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, यदि आयतन आवेश घनत्व, इस बार परिवर्ती ले लिया, देखो आर के साथ साथ चेंज हो रहा है, तो गोलीय आयतन में स्थित आवेश की गणना करनी है, गोलीय आयतन कितना, r बराबर r/2, आधी त्रिज्या के बराबर, राइट। तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, एक खोखला गोला इमेजिन कर रहे हैं स्मॉल आर त्रिज्या का,
इसकी इस परत की मोटाई कितनी है डी आर, है ना। अब देखो कैसे यूज करेंगे इसको। सबसे पहले आयतन है, परिवर्ती है, आर के साथ साथ आयतन आवेश घनत्व तो चेंज हो रहा है, तो डी क्यू बाई डी वी लेंगे, रो डी वी कह देंगे और पूरे के लिए समाकलन करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंस रखेगा डीवी को कैसे लिखना है। तो यहाँ क्षेत्रफल इंटू मोटाई करेंगे। इसका क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल प्लस क्षेत्रफल कितना होता है, खोखला गोला लिया है आर त्रिज्या का 4πr², मोटाई से गुणा कर दो। विमीय रूप से आयतन की विमा आ गई क्या, r² इंटू आर, l² इंटू एल, एल क्यूब हो जाएगा ना, बस समझ में आ रहा है। अब रो की वैल्यू रख दो, रो नॉट पाई, एक आर कम हो जाएगा, कांस्टेंट को बाहर ले लो तो आर रह जाएगा। आर का समाकलन करें कितना आएगा, r²/2, है ना। सीमा लगा दो, 2 को बाहर ले लिया हमने, तो r में r/2 का स्क्वायर -0 हो जाएगा दूसरा, ये r²/4 हो गया, ये 2 से काट दिया तो 2, अब एक 2 और कम हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 1/2 पाई रो नॉट r²। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, r बराबर कैपिटल R, यानी पूरे गोले पर चाहिए इस बार, है ना। बस लिमिट चेंज हो जाएगी, तरीका तो वही रहेगा। चलो रिवाइज कर लेते हैं। डीवी को लिखने का तरीका क्या है, ये माना गया जो खोखला गोला है इसका क्षेत्रफल इंटू मोटाई, है ना। ये स्टेप्स इंपॉर्टेंस रखते हैं। रो का मान रख दिया, रो नॉट बाई आर, एक आर कम हो जाएगा, कांस्टेंट को बाहर ले लो, आर का समाकलन करो, r²/2 होगा, लिमिट लगा दो 0 से r, 2 को बाहर ले लिया हमने, सही है, 2 से कट जाएगा तो 2 पाई रो नॉट r²। ये समझ में आ गया आवेश घनत्व। देखिए फर्स्ट चैप्टर में ये इस तरीके के आर्टिकल्स दे रखे, राइट। इसमें 1.1 से 1.4 तक फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हमने। आज का लेक्चर हमने लिया था विद्युत आवेशों के मूल गुण, उसके साथ ही आवेश घनत्व डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर लेंगे हम कूलाम का नियम और बहुल आवेशों के बीच का बल, राइट। लेक्चर 3, उसका नाम देंगे कूलाम का नियम। फाइन। तो जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो बने रहिए हमारे साथ में, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं थर्ड लेक्चर कूलाम के नियम में। थैंक यू।